हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज एक रेडियोग्राफी का टॉपिक है, रेडियोग्राफी फर्स्ट का, पेशेंट प्रोटेक्शन इन रेडियोग्राफी। तो इसके अंदर कौन कौन से अपन रूल फॉलो कर सकते हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, वो रेडिएशन हज़ार्ड एंड प्रोटेक्शन, वो अलग से आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा अगर 20 नंबर में अगर पूछा जा रहा है या फिर 10 नंबर पे पूछा जा रहा है तो उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो थोड़ा हो सकता है कि बड़ा क्वेश्चन बन जाए, 10 नंबर का बन जाए, या फिर 20 नंबर का हो सके तो 20 नंबर का बन जाए। तो इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि टेक्नोलॉजिस्ट को ऑल पेशेंट की केयर के साथ रेडिएशन डोज को कंट्रोल किया जाना चाहिए। रेडिएशन के डोज को कंट्रोल तब करनी है अपने को जब हमें ऐसा लगे कि ज़्यादा हार्म हो सकता है उस टाइम पे, और ये होना चाहिए पेशेंट की केयर के साथ में, कि पेशेंट की केयर भी हो जाए और हमारा जो रेडिएशन प्रोटेक्शन है वो भी हो जाए। और इसके लिए कोड्स व एथिक्स का यूज़ कर सकता है। कौन करेगा? ये टेक्नोलॉजिस्ट करेगा, रेडिएशन टेक्नीशियन, वो इसको एम्प्लॉय करेगा पेशेंट के ऊपर और एक्सरे मशीन के ऊपर। ठीक है। फॉलोइंग 7 वे जो पेशेंट डोज को रिड्यूस करते हैं उनको अंडरस्टूड करना तथा प्रैक्टिस में लाना चाहिए। नीचे आपको 7 वे हैं, मतलब किस किस टाइप से कर सकते हैं वो बताए गए हैं, तो उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है मिनिमम रिपीट एक्सपोजर। रिपीट का मतलब बार बार एक्सपोजर करना। कई कारणों से करना पड़ सकता है, जैसे पेशेंट की पोजीशनिंग सही नहीं हो, या फिर पेशेंट है वो अपने पोजीशन से मूव कर जाए एक्सपोजर के दौरान, उस टाइप से हो सकता है। या फिर फैक्टर सही नहीं लगाए हों तो उसकी वजह से भी डेंसिटी वगैरह अगर कम ज़्यादा होगी तो दोबारा करना पड़ सकता है। तो एक तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, मिनिमम रिपीट एक्सपोजर को। सेकंड है करेक्ट फिल्ट्रेशन। जो कोलीमेटर के अंदर जो कोलीमेटर असेंबली होती है उसके अंदर फ़िल्टर जो लगे होते हैं उनका सही से यूज होना चाहिए और वो सही से प्रॉपर लगे हुए होने चाहिए, ये हो सकता है। फिर होता है एक्यूरेट कोलिमेशन। एक्यूरेट कोलिमेशन का मतलब ये होगा, ये हमारा कोलीमेटर है जैसे, ठीक है, ये इसके शटर मान के चलते हैं, ये अपना कोलीमेटर है। ठीक है। तो ये जो होते हैं ना राउंड वाले, जो अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, इन शटर को क्लोज़ कर सकते हैं इस टाइप से ऊपर नीचे करके। तो इस चीज़ का यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे हैंड की रेडियोग्राफी है, ये हैंड है मान के चलते हैं, ठीक है, और ये अपना IR है। तो इसके ऊपर पतला, मतलब शॉर्ट वाला या फिर ज़्यादा वाइड करने की ज़रूरत नहीं है, नैरो कोलिमेशन का यूज़ कर सकते हैं अपन ना। या फिर अगर बड़े साइज़ की एक्सट्रीमिटीज़ है, जैसे स्कल का हो गया तो उसके लिए हमें, चेस्ट का हो गया तो उसके लिए हमें पूरा चाहिए, प्रॉपर, मतलब पूरा कोलिमेशन चाहिए। अदरवाइज़ अगर छोटी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जैसे हैंड हो गया, फुट हो गया, तो उसके लिए हम क्लोज कोलिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज कोलिमेशन, या फिर कह सकते हैं कि नैरो कोलिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक एरिया शील्डिंग, जिसमें गोनाड और ब्रेस्ट आता है। तो इसके लिए ये मतलब यूज़ किए जाते हैं शील्डिंग, गोनाड और ब्रेस्ट के लिए। तो ये भी हमको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा है प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस। अगर कोई प्रेग्नेंट होने वाली लेडी है तो उसके भी फीटस को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। उसके बाद में ऑप्टिमम इमेजिंग सिस्टम स्पीड। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिटेक्टर की स्पीड है, या फिर जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो कैसेट के अंदर लगी हैं, उसकी स्पीड भी इसको अफेक्ट करती है। अफेक्ट करने का मतलब उसको इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं पेशेंट डोज को। तो ये भी हो गया। उसके अलावा यूज़ एप्रोप्राइट फैक्टर, एक ये भी हो गया। एप्रोप्राइट फैक्टर का मतलब यही हो गया कि मतलब पेशेंट डोज कम से कम लग जाए और पेशेंट की प्रोटेक्शन भी हो जाए और हमें बढ़िया क्वालिटी वाली इमेज भी मिल जाए। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रख के हमें एप्रोप्राइट फैक्टर, सही वाले फैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अब एक एक करके हम इसको पूरा डीप पढ़ते हैं, मतलब विस्तार से एक्सप्लेन करवाते हैं अभी। तो मिनिमम रिपीट रेडियोग्राफ में क्या होगा? फर्स्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो अननेसेसरी एक्सपोजर को अवॉइड करेगा। सबसे पहला फर्स्ट बेसिक है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अननेसेसरी अगर एक्सपोजर बार बार अपन कर रहे हैं तो उससे पेशेंट डोज बढ़ जाएगी, रेडिएशन डोज बढ़ेगी। तो इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो रिपीट एक्सपोजर, इसको रोकना पड़ेगा रेडियोग्राफ को। प्राइमरी 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 कोज ऑफ रिपीट एक्सपोजर टेक्नोलॉजिस्ट व पेशेंट के बीच पुअर कम्युनिकेशन का होना। इसका रिपीट एक्सपोजर होने के पीछे कारण ये हो सकता है कि पेशेंट और जो टेक्नीशियन है उसके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे कोई पेशेंट है, उसकी लैंग्वेज अलग है और टेक्नीशियन को उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा है, लैंग्वेज है, वो समझ नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उसकी वजह से फिर पेशेंट है वो
मतलब सही से पोजीशन नहीं ले पाएगा, उसका कहने के बावजूद भी उसको समझ में नहीं आएगा, तो इससे हो सकता है मिसकम्युनिकेशन से, या फिर मिसअंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रीदिंग होल्डिंग जो मोशन को कोज करेगा। मतलब जैसे चेस्ट का है, केयूबी है, अपना लंबर स्पाइन है ना, इन सारे एक्सपोजर के ड्यूरिंग अपने को क्या करना पड़ता है, जो ब्रीदिंग है उसको होल्ड करवाना पड़ता है, ब्रीद होल्ड करो ना, रेस्पिरेशन को सस्पेंड करवाते हैं। तो उस टाइम भी मोशन अगर हो गया तो उसकी वजह से भी रिपीट एक्सपोजर करना पड़ सकता है। ये रीज़न हो गया। पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले इंस्ट्रक्शन ना देने से, मतलब अगर अपन ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया पेशेंट को तो भी हो सकता है। केयरफुली कम्युनिकेट ना करने से पेशेंट में एंजाइटी व स्ट्रेस हो सकता है। अगर अपन सही से उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे पेशेंट को तो भी पेशेंट में एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, जिसमें मूवमेंट आ सकता है ना। इसके अलावा केयरलेस पोजिशनिंग करने से, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर, मतलब सही से फैक्टर सेलेक्ट नहीं करने से, क्या लिखा मुझे भी समझ नहीं आया यहाँ पे, मतलब अगर एप्रोप्राइट फैक्टर का यूज़ नहीं करेंगे तो भी एक्सपोजर है वो रिपीट करना पड़ सकता है। तो केयरलेस पोजीशनिंग होगी और एप्रोप्राइट फैक्टर अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया तो भी हमें एक्सपोजर वो रिपीट करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है करेक्ट फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में कैसे करेंगे हम, तो दो टाइप के हो गए, एल्युमिनियम कॉपर उसके अंदर लगे होते हैं, या इनहेरेंट फिल्ट्रेशन जो कि ट्यूब के अंदर ही होता है, ट्यूब के अंदर इन द सेंस कोलीमीटर की जो असेंबली होती है उस टाइप से हो सकता है। वो एडिड फिल्ट्रेशन भी हो सकता है उधर। तो कौन से फिल्ट्रेशन का कैसे वो हो सकता है सही से यूज़ करना, ताकि अवॉइड किया जा सके, है ना, पेशेंट डोज को कम किया जा सके। उससे कैसे करेंगे, ये देखो पहले तो ये डायग्राम समझो आपकी, लो एनर्जी एक्सरे जो होती हैं वो बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पाते पूरी तरह से, वो बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। इसलिए क्या करता है फिर ये जो फिल्टर होते हैं वो उन लो एनर्जी वाले एक्सरेज को पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे सिर्फ हाई एनर्जी वाली एक्सरे आगे जा पाती हैं जो कि बॉडी को पेनिट्रेट करेंगी और डिटेक्टर के ऊपर एक इमेज बना देंगे। इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। प्राइमरी एक्सरे बीम की फिल्ट्रेशन से लो एनर्जी वाली रेडिएशन ऑब्जर्व हो जाती हैं जिनको अनयूजेबल एक्सरे कहा जाता है। ये स्किन व सुपरफिशियल टिश्यू को एक्सपोज करते हैं। तो अनयूजेबल एक्सरे कौन सी होगी, प्राइमरी से तो निकली है लेकिन उसके अंदर एनर्जी लो है, वो लो एनर्जी वाली जो रेडिएशन है, एक्सरेज है, उनको अनयूजेबल कहा जाता है। और ये स्किन के द्वारा, और सुपरफिशियल का मतलब ये हो गया अपनी बॉडी की जो ऊपर वाली है लेयर है, स्किन है, उस लेयर को ये क्या करेंगे, एक्सपोज करते हैं, ऊपर वाले टिश्यू को एक्सपोज कर पाते हैं विदाउट फॉर्मेशन और ऑफ इमेज। और इससे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये बॉडी को आर पार नहीं कर पाती है, सिर्फ बॉडी द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है। लो एनर्जी की एक्सरेज को रिमूव करने के बाद एक्सरे की एबिलिटी ऑफ फिल्ट्रेशन हार्ड हो जाती है। और इसको करेंगे कैसे अपन, फिल्टर से। तो फिल्टर ऐड करके अपन उस लो एनर्जी एक्सरे को रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद में इसकी पेनिट्रेशन पावर है वो हार्ड हो जाती है। फिल्ट्रेशन को 2 वे में डिस्क्राइब किया जा सकता है। फर्स्ट होता है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं बिल्ट इन फिल्ट्रेशन, जो कि असेंबली के अंदर ही होता है, ट्यूब हाउसिंग की उस टाइप से हो सकता है, जिसमें ग्लास हो सकता है या फिर कोई मेटल हो सकता है, वो बिल्ट इन फिल्ट्रेशन हो जाएगा, जो कि एक्सरे ट्यूब हाउसिंग से किया जाता है। देखो एक्सरे ट्यूब हाउसिंग से ये किया जाता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 0.5 mm एल्यूमिनियम की इक्विवेलेंट होती है। यानी इतनी लेयर है, 0.5 mm एल्यूमिनियम की लेयर के बराबर अपन उसको मान सकते हैं इनहेरेंट फिल्ट्रेशन को। दूसरा होता है एडल्ट फिल्टर, जो कि एल्यूमिनियम व कॉपर से कंबाइन हो सकता है, दोनों से मिलकर बना होता है तथा कोलीमेटर हाउसिंग में प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के फिल्टर हमें यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। सही से अगर यूज़ करेंगे तो पेशेंट डोज को कम कर सकते हैं। एक्यूरेट कोलिमेशन, थर्ड एक्यूरेट कोलिमेशन, इसके बारे में आपको पहले बताया था। जैसे ये डिटेक्टर है अपना, और ये अपन हैंड की अगर कर रहे हैं, जैसे हैंड की रेडियोग्राफी अपन कर रहे हैं, तो इसके लिए इतना सा नैरो कोलिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे चेस्ट का है, किसी का चेस्ट का रेडियोग्राफ है, तो अपने को पूरा का पूरा कोलिमेशन यूज़ करना पड़ेगा, लार्ज कोलिमेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि ये है कोलिमेशन, ठीक है, ये ठीक है पेशेंट होगा, और यहाँ पे ये है कोलिमेशन। तो मतलब कोलीमेटर को कितना ओपन करना है उसको बोलते हैं कोलिमेशन, है ना। जो कोलिमेशन की लाइट है वो डिटेक्टर के ऊपर कितनी गिरनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो नैरो कोलिमेशन का यूज़ करेंगे। नैरो का मतलब ये हो गया इतना पतला हैंड की, और वाइड का मतलब ये हो गया पूरा कोलिमेशन। तो इन दोनों में फ़र्क होगा, इनमें कम रेडिएशन लगेगी और इसमें ज़्यादा रेडिएशन लगेगी। ठीक है, तो इसने क्या लिखा है कि यह है कोलिमेशन की साइज़ व शेप को रेगुलेट करके क्लिनिकल इंटरेस्ट वाले एरिया से पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है।
मतलब जितना अपने को चाहिए कोलिमेशन के अंदर, जितना एरिया अपने को चाहिए, जैसे हैंड की रेडियोग्राफी अभी मैंने आपको बताया था, तो उसके अंदर जितना अपने को चाहिए उतना ही अपन कोलीमेटर को ओपन करेंगे, उससे ज़्यादा वाइड ओपन नहीं करेंगे, तो क्लिनिकल इंटरेस्ट वाला एरिया उसके अंदर कवर हो जाएगा। जनरल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में एडजस्टेबल कोलीमेटर का यूज़ किया जाता है। ये जो अपन नॉर्मल देखते हैं जो अपने डिपार्टमेंट में होती है, उसके अंदर ये एडजस्टेबल कोलीमेटर का यूज़ किया जाता है। इसमें शटर को ओपन कर सकते हैं, लेड के जो शटर लगे थे उनको अपन घुमा के ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, दोनों टाइप से, है ना। फिर आता है फोर्थ, स्पेसिफिक एरिया सेल्डिंग कैसे करेंगे। जब सेंसिटिव ऑर्गन के एक्सपोजर होने की प्रोबेबिलिटी हो देन सेल्डिंग यूज़ करना ज़रूरी होता है। सेल्डिंग तभी की जाती है जब उस एरिया की सेल्डिंग करना रिक्वायरमेंट है ना। जैसे चेस्ट का एक्सरे है तो उसके अंदर हम गोनाइड की सेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें ब्रेस्ट की वो नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेस्ट वाला एरिया तो अपने को चाहिए एक्सपोजर के अंदर, इमेज के अंदर चाहिए, है ना। तो गोनाइड वाला, जैसे गोनाइड की सेल्डिंग कहाँ नहीं करेंगे, जैसे पेल्विक का है तो पेल्विक वाले एरिया में हम गोनाइड की सेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पेल्विक वाला एरिया भी देखना होता है। तो गोनाइड की सेल्डिंग ज़्यादातर नहीं की जाती पेल्विक वाले उसके अंदर, रेडियोग्राफ के अंदर, है ना। और इसके अंदर कौन कौन सी आती है, जैसे थायराइड होती है। थायराइड आपने देखा होगा, थायराइड सेल्ड कैसी होती है, इस टाइप की होती है, ठीक है, इस टाइप की होती है, ऐसे पहनने की होती है, गले के चारों तरफ ये वाला पार्ट आ जाता है ऐसे, और ये नीचे ऐसा लटका रहता है, ठीक है, इस टाइप की होती है। और ये जो गोनाइडल सेल्डिंग होती है वो इस टाइप की होती है, ऐसे बांध सकते हैं उसको, ये वाला एरिया गोनाइड के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये है। और हिस्टोरिकली गोनाइड सेल्डिंग सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो कि 50 से 70% डोज को रिड्यूस कर देती है। अब तक की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से गोनाइडल सेल्डिंग का यूज़ किया जाता है, लेकिन असल में आपने देखा होगा कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा फैल रहा है। गोनाइड में इतना नहीं होता, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा सुनने में आ रहा है, तो वो ब्रेस्ट की सेल्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल, लेकिन की जाती है हिस्ट्री के हिसाब से गोनाइड की ज़्यादा की जाती है। मोस्ट रिसेंट स्टडीज़ में शो किया गया है कि ब्रेस्ट गोनाइड से ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं, इसलिए उनकी सेल्डिंग इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने आपको भी बताई है, तो ब्रेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव होगी। 5वां टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस। फीटस की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, उसमें 10 डेज़ रूल हो गया, 28 डे रूल हो गया, इन दोनों को हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। अगर कोई लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट हो सकती है, उसकी संभावना है, उसको लग रहा है, तो उसके जो गोनाइड वाले एरिया हैं, जो मतलब वो पार्ट हैं, उनको एक्सपोजर से बचाना चाहिए, या फिर एक्सपोजर नहीं करना चाहिए उस लेडीज़ को। यूएसजी के लिए या फिर इसके लिए कलर डॉपलर सोनोग्राफी, इसके लिए हम भेज सकते हैं, ये सलाह दे सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं, है ना। तो फिटस रेडिएशन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो कि एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि अगर फिटस को एक्सरेज लग गई तो फिर उसके बाद में वो जन्म होने के बाद में उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, इसलिए उसको चाइल्ड बीरिंग, है ना, चाइल्ड धारण करने वाली वुमेन को एक्सरे एग्जामिनेशन से पहले स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब ये हो गया कि वो चेक कर ले कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, उस टाइप से स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। टेक्नोलॉजिस्ट को 10 डे रूल को फॉलो करना चाहिए, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। तो 10 डे रूल इसमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। जिसमें ओवुलेशन वाले जो डेज होते हैं उनमें एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, बाकी फर्स्ट डेज में कर सकते हैं हम। फिर आता है 6th, ऑप्टिमम इमेजिंग सिस्टम स्पीड। हाई स्पीड स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन फास्टली इमेज प्रोड्यूस करता है। हाई स्पीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता है, वो जल्दी से इमेज प्रोड्यूस कर सकती है कम एक्सपोजर के अंदर भी, ज़्यादा पेशेंट डोज को रिड्यूस करते हैं। 100 स्पीड स्क्रीन का यूज़ अपर व लोअर लिम्ब के लिए किया जाता है, मतलब छोटी एक्सट्रीमिटीज़ के लिए किया जाता है। लार्जर बॉडी पार्ट के लिए 400 की स्पीड का यूज़ किया जाता है, मतलब जिसको हाई स्पीड चाहिए अपने को, क्योंकि वो लार्जेस्ट बॉडी पार्ट है, उनके लिए हमें फास्टेस्ट स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन चाहिए। ग्रिड का अगर यूज़ कर रहे हैं और हायर एक्सपोजर टेक्निक अगर रिक्वायर्ड है तो हमें 200 की स्पीड का यूज़ करना पड़ेगा, 200 की स्पीड वाली स्क्रीन का यूज़ करना पड़ेगा, कहने का मतलब। तो इसमें 100 हो गए, और 100 है वो नॉर्मल के लिए, छोटी एक्सट्रीमिटीज़ के लिए, और लार्जर बॉडी पार्ट के लिए 400 हो गया। अगर ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं और हायर एक्सपोजर कर रहे हैं तो 200 हो गया। ये तीनों याद रखना है। फिर लास्ट है करेक्ट कोलिमेट यूज़ करेक्ट फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिस्ट को हायर इमेज क्वालिटी का व पेशेंट डोज मिनिमम करने के लिए फैक्टर का यूज़ करना चाहिए, और फैक्टर भी सही होने चाहिए, इतने फैक्टर हो ताकि बढ़िया इमेज मिल जाए और पेशेंट डोज है वो रिड्यूस हो जाए। अगर सेम एमएएस वैल्यू पर केवी को इंक्रीज़ किया जाए तो पेशेंट डोज भी रेज होगी, सीधी सी बात है। जैसे 80 केवी है कोई, और उसकी जगह हम 25 एमएएस उसके साथ में 25 एमएएस का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैंने केवी बढ़ा दिया
95 कर दिया अपने केवी, और ये 25 EMS है, तो सीधी सी बात है ना, ज़्यादा एक्सपोजर जाएगा सेम टाइम के अंदर। इसको कैसे करेंगे फिर कम? इसको ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल से और एयर गैप टेक्निक जो कि मेमोग्राफी में यूज़ की जाती है। मेमोग्राफी में ऐसे है जैसे ये है कंप्रेशन पैडल, है ना, और यहाँ पे लगा हुआ है एक्सरे का सोर्स इस टाइप से। तो यहाँ पे होती फिल्म, ये इतना वाला एरिया होगा, ये एयर वाला एरिया होगा। यहाँ पे ब्रेस्ट रखी जाती है, ब्रेस्ट को प्रेस किया जाता है, और यहाँ पे फिल्म होगी। तो ये इतना वाला एरिया जब जाएगा तो इमेज बनते टाइम इसको एक्सपोजर को रिड्यूस कर देगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल के अंदर ये हो गया कि डिटेक्टर के अंदर इतने ही सिग्नल लगाए रहते हैं, मतलब इस टाइप का सिस्टम लगाया रहता है, जैसे उसको किसी स्पेसिफिक मतलब ये मान लीजिए स्पेसिफिक एक्सपोजर के लिए जितना KVMS चाहिएगा उतना अगर उसको मिल गया तो उसके बाद में ऑटोमेटिक है वो एक्सपोजर को टर्मिनेट कर देगा। जैसे मान के चलते हैं ब्रेस्ट की हम कर रहे थे, ब्रेस्ट की रेडियोग्राफी कर रहे थे अपन, ब्रेस्ट इन द सेंस मतलब चेस्ट की रेडियोग्राफी करते हैं, सॉरी चेस्ट रेडियोग्राफी कर रहे थे। उसके लिए अपने डिटेक्टर को चाहिए था जैसे 8 MES चाहिए था और 62 kV चाहिए था। अगर इसको मिल गया वो एक्सपोजर से तो उसको ऑटोमेटिक बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा एक्सपोजर को, उससे आगे नहीं करने देगा। तो ये भी इससे पेशेंट की डोज है वो रिड्यूस हो जाती है। सो KVP एंड MES को हिसाब से सेट करना चाहिए। जैसे MES कम कर सेट करेंगे तो कम टाइम हो जाएगा, सेकंड कम होंगे। मतलब अगर 80 कर रहे हैं KV 10 MES के अंदर, तो ये मान सकते हैं आप कि 10 सेकंड में, एक एग्जाम्पल के लिए मान लें 10 सेकंड में 80 kV डिलीवर कर रहे हैं, और उसी 10 MES के अंदर अपन 70 कर रहे हैं, तो 70 डिलीवर कर रहे हैं 10 सेकंड के अंदर, ये मान लेते हैं। अभी हम कर रहे हैं 5 MES और हम कर रहे हैं 80 kV। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 5 सेकंड के अंदर 80 kV डिलीवर की जा रही है। तो ऑटोमेटिक इस टाइप से ये एक्सपोजर है वो कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है। यूज़ PA रेदर देन AP टू रिड्यूस थायराइड एंड ब्रेस्ट एक्सपोजर। PA का यूज़ करना चाहिए AP व्यू के बजाय। जैसे चेस्ट का अपन मान लेते हैं PA है, ठीक है, ये डिटेक्टर है और इसका मुंह इस साइड है, पेशेंट का फेस इस साइड का रखा आपने। एक ये है जिसमें पेशेंट का फेस सामने है AP के अंदर, ठीक है। यहाँ थायराइड ग्लैंड है सामने की साइड में, तो AP करेंगे तो थायराइड को सीधा लगेगा एक्सपोजर, और PA करेंगे तो सीधा नहीं लग रहा, पीछे से लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि PA करना चाहिए AP के बजाय, हो सके जहाँ तक, थायराइड और ब्रेस्ट के एक्सपोजर को कम करने के लिए। यूज़ हाई स्पीड स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन, इसका यूज़ करेंगे तो भी पेशेंट की डोज है, KV फैक्टर है, MES है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसका यूज़ करके भी अपन पेशेंट की डोज को कम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और बस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। गुड बाय।